पहले मैं अपना हृदयपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मेरा स्वागत किया यहाँ। सोशल मीडिया वैसे एक बहुआयाम माध्यम है। पहले शुरू में पत्र व्यवहार हो सकता था, ईमेल, और उसके बाद अनेक और आयाम खुले जैसे एसएमएस, एमएमएस, और एक बहुत बड़ा कदम जब ट्विटर आया और उससे भी बड़ा कदम फेसबुक। तो ये ऐसे नए नए आयाम खुलते जा रहे हैं। अब ये माना जाता है, हमारे ऋषि मुनियों में मानते थे कि अतीत काल का और भविष्य का, वर्तमान का जो भी ज्ञान है वो ब्रह्मांड में मिलेगा, और उस ज्ञान के भंडार में आपको कुछ हिस्सा लेनी है। तो अपना जो बुद्धि है उसमें एक मेडिटेशन से या तपस्या से आप उस ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन करा सकते हैं। अब जो ये साधु सन्यासी ऐसे बात कहते थे तो लोग, हमारे लोग जो अंग्रेजी स्कूल से निकले, वो मानते नहीं थे। लेकिन आज पुस्तकें लिखी गई अंग्रेजी में जिसमें उन्होंने ये माना है, जैसे हमारे ऋषि मुनि कहते आए हैं, कि बुद्धि का भी या इंटेलिजेंस का या विवेक का या चेतना का भी बहुआयाम है। और इंटेलिजेंस में आज वो कहते हैं कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, माने जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इसको आप कॉग्निटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके ज्ञान प्राप्त करना कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। फिर एक व्यवहारिक बुद्धि माने इमोशनल इंटेलिजेंस, कि किस प्रकार से अपने विचारों को रखना है जिससे जो सुनता है वो आपके पक्ष में हो जाता है, उसमें विरोध नहीं पैदा होता है। और वो सिर्फ ऐसे बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में नहीं, लेकिन जैसे फैक्ट्री मैनेजर है, वो वर्कर से बात करना है तो किस तरीके से बात करनी चाहिए, इसको आज अमेरिका में इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम पर जाने जाते हैं। फिर समाज में किस तरीके से हम अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें जिससे समाज का नुकसान ना हो। हम मुनाफा कमाने के लिए देश में ब्राउन शुगर बांटे या अफीम बांटे या कोकेन बांटे, तो ये तो समाज का विरोध में है, ये समाज उससे नष्ट हो जाती है। तो समाज की जो लक्ष्य है, समाज की जो प्रगति के लिए जो आवश्यकता है, उससे समन्वय रखकर अपना कार्य करना, उसको सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। फिर मॉरल इंटेलिजेंस, कि हम कभी ऐसा काम ना करें जो अनैतिक हो, किसी को मार करके, किसी की हत्या करके हम आगे बढ़े। कभी कभी राजनीति में ऐसा होता है
ये हमें नहीं करना है। उन्हें हमारे महाभारत और रामायण में बड़े इसमें विवरण है कि मॉरल इंटेलिजेंस क्या है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि रामचंद्र जी पेड़ के पीछे छिपकर उन्होंने बाली की वध की, तो यह नैतिक था या नहीं था? यह सवाल ने बाली ने खुद उठाया था राम से कि मरते मरते कि तो आमने सामने आते तो तुम्हारी वीरता के बारे हम मानते भी, लेकिन कायर जैसे आप पीछे छिपकर तुमने हमें तीर मारकर हमारे वध की। तब राम कहते हैं कि तुम कौन होते हो मुझे नैतिकता सिखाने के लिए? जब तुमने सुग्रीव का बीवी को चोरी कर ली, उसकी राज से हड़प कर ली। नैतिकता तो दो नैतिक व्यक्तियों के बीच में होती है, एक अनैतिक और नैतिक व्यक्तियों के बीच की संघर्ष में ये सभी सवाल नहीं होता। वैसे ही कृष्ण भगवान ने भी कहा, जब अर्जुना को कहा कि कर्णा को वध करना चाहिए, जब वो उसकी रथ फंस गई थी कीचड़ में और उसको रथ को उठाने के लिए वो नीचे उतरे, उन्होंने यही कहा कि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तब कहां थी नैतिकता? तो मॉरल इंटेलिजेंस भी एक अलग से सब्जेक्ट आज है अमेरिका में। उससे पुस्तक में भी लिखी है, आप गूगल में जाएं या अमेज़न में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अमेज़न में जाकर कॉग्निटिव इंटेलिजेंस अलग से बुक मिलेगी आपको, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए अलग से बुक मिलेगी, सोशल इंटेलिजेंस, मॉरल इंटेलिजेंस, फिर एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है वास्तव में ये सोशल मीडिया। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ये नहीं कि अब भक्ति या तपस या पूजा, वो नहीं, वो भी इनडायरेक्टली है परंतु उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूरल वाईफाई। अब वाईफाई यहां कुछ दिखता तो नहीं है, परंतु मैं अपना मोबाइल फोन या मेरा आईपैड इसको तो मैं चला सकता हूं, सिम कार्ड के बिना चला सकता हूं। वो वाईफाई आपका ब्रेन को कनेक्ट करती है ब्रह्मांड से। वो न्यूरल माने ब्रेन, न्यूरल वाईफाई डेवलप करना ये वास्तव में जीनियस का पहचान है। और जो आज पुस्तकें लिखी गई है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में अमेरिका में, वो कहते हैं आइंस्टाइन क्या है, उसका ये एक विशेष्टता की थी कि वो मेडिटेट करते थे या सोचते थे तो उनका ब्रेन से जो वेव्स जाते थे वो ब्रह्मांड से, कॉस्मोस, ब्रह्मांड को कॉस्मोस कहते हैं, उससे कनेक्ट होती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एक प्रकार से सोशल मीडिया में भी किसी को जाने बिना आप ट्वीट करते हो और उससे इंटरेक्शन होती है, तुरंत होती है और वहां से जानकारी प्राप्त होते हैं। इससे एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। अब तो अमेरिका में और नए नए ढूंढते जा रहे हैं, इनोवेशनल इंटेलिजेंस, एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस। तो जो हमारे देश में 2000-3000 साल पहले ही सबको पता था, वो आज अमेरिका में आधुनिक ज्ञान के रूप में पेश हो रही है। इस शताब्दी को कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज, द एज ऑफ नॉलेज। और ये इंटरनेट ने सब ट्रांसफॉर्म कर दिया। पहले इंटरनेट ने तपाल को रेवोल्यूशनाइज किया, फिर प्रोडक्शन रिलेशंस को भी बदल दिया। आज आप न्यूयॉर्क में बैठकर 15-16 देश में फैक्ट्री चला सकते हैं और उसका कोऑर्डिनेशन भी कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। तो इसीलिए वहां से एक रेवोल्यूशन हुई। आज
जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हाई ग्रोथ रेट्स हो रहे हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उसके पीछे ये इंटरनेट रेवोल्यूशन। पहली बार 1998 में सियाटल में WTO का कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस समय अमेरिका का प्रपोजल था कि जिस देश में लेबर स्टैंडर्ड्स नहीं है उस देश के साथ व्यापार करनी नहीं चाहिए। ये एक प्रपोजल प्रेसिडेंट क्लिंटन ने उस सियाटल कॉन्फ्रेंस में रखा था। इसके माने जो डेवलपिंग कंट्रीज की जो स्ट्रेंथ है वो है चीप लेबर, और वो कहते हैं कि चीप लेबर में मिनिमम वेजेस ये वो होता नहीं है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। तो ये बैकडोर से जो अमेरिका की कमजोरी है कि उनका लेबर एक्सपेंसिव है और डेवलपिंग कंट्रीज में लेबर का वेतन कम होने के कारण वो चीपर है, उसको वो फर्क को मिटाने के लिए इन्होंने लेबर स्टैंडर्ड्स लाने के लिए फैसला की और कॉन्फ्रेंस हुई थी सियाटल में। अमेरिका कहती है तो वो लोगों को देशों को जोड़ देती है, देशों की डेलीगेशन सब झुक जाते हैं और फिर अमेरिका पास करा लेती है। उस समय पहली बार दुनिया भर के लेबर यूनियंस, दुनिया भर के जो सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने ये इंटरनेट के जरिए कहा कि सबको सियाटल पहुंचना है, और वो सियाटल पहुंचे, हंगामा हुआ, गोली चली और वो कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद लेबर स्टैंडर्ड्स कभी नहीं आई, ये पहली बार थी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि अरब स्प्रिंग्स में और अन्य जगहों में ओबामा के कैंपेन में आपने देखा, जो आज हमें अपने देश में इसकी क्या एप्लीकेशन हो सकती है देखना पड़ेगा। अमेरिका के ओबामा के कैंपेन में उन्होंने एक ट्विटर से एक मैसेज भेजकर उसने $5 मिलियन कलेक्ट करे, सब छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन में। हमारे देश में यदि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हम ट्विटर में और फेसबुक में अपील डालकर उसमें लोग पैसा डाल देते हैं, आजकल तो वो पेपैल ऐसी चीजें हैं जिससे लोग पैसा आपको भेज सकते हैं। यह हो सकती है तो हमारी राजनीति कितना मुक्त हो जाएगा। ये लोग दान देने के लिए तैयार हो जाएं, उसका हिसाब भी मिल जाती है, इंटरनेट ही दे देगी। तो ये एक इफेक्ट है कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को साफ सुथरा करने के लिए, सेठों से मुक्त होने के लिए, सौदाबाजी से मुक्त होने के लिए सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव है। ये एक ओबामा ने करके दिखाया। दूसरा है कि इलेक्शन में मेरी जो समझ है, मैं 5 बार पार्लियामेंट जीता हूं, 2 बार हारा हूं, और 7वां बार हमें शिक्षा मिली कि इलेक्शन कैसा होता है। सिर्फ 2009 में मैं चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि मुझे पता था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में धांधली होती है, और मैंने आडवाणी जी को भी कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन सोनिया गांधी 90 सीट चोरी करने के लिए फैसला की है और इसलिए आप नहीं बनेंगे। आप आडवाणी जी से पूछ लिए, मैंने उनको वार्न किया कि नहीं, उन्होंने कोई सीरियसली नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक माइक्रो कंट्रोलर है जो जब आप बटन दबाते हैं वो रिसीव करती है, फिर उसको कैंडिडेट के हिसाब से जमा करती है और फिर टोटलिंग भी करती है। वो माइक्रो कंट्रोलर ब्रेन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, और वो हिंदुस्तान में उसकी उत्पादन नहीं होती है, उसका उत्पादन जापान में होता है। और जिस प्राइवेट कंपनी इसकी उत्पादन करती है उसका प्रेसिडेंट से मैंने भेंट की
और पूछा कि ये जो आप हमें बेचते हैं, ये आप अपने जापान के इलेक्शन कमीशन को भी बेचते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम कोई पागल नहीं है, जापान में तो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उपयोग नहीं करते, हम तो बैलेट पेपर उपयोग करते हैं। फिर मैंने देखा ब्रिटेन में भी बैलेट पेपर, जर्मनी में भी बैलेट पेपर, आयरलैंड में बैलेट पेपर, अमेरिका में अधिकांश प्रांतों में बैलेट पेपर। बैलेट, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग सिर्फ इंडिया, वेनेजुएला, नाइजीरिया, अब ये कोई अच्छे कंपनी में होने की जरूरत है कि संकेत नहीं है। इन देशों में तो धांधली होती है, सबको पता है। और ये धांधली हुई है, इसका सबूत क्या है? आप 2009 के इलेक्शन रिजल्ट्स देखिए, उसमें कम से कम 90 सीट में 1500 बूथ्स में जो वोटिंग एनालिसिस मिलती है, बूथ वाइज मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बूथ वाइज मिल जाती है। 1500 बूथों में 300 से 500 बूथों में या 0, 1, 2 और 3 वोट डाले गए आपके पक्ष में, यानी बीजेपी के पक्ष में। आप बताइए कि बीजेपी के कितने वर्कर्स होते हैं बूथ में? अंदर ही 3-4 होते हैं, उनके परिवार को जोड़िए, बाहर बैठे होते हैं, इन सबका वोट। किसी बीजेपी की कैंडिडेट को 25 वोट्स पर से कम नहीं मिलना चाहिए एक बूथ में। ये 0 कैसे मिल सकता है? 0 भी है, 200-300 बूथों में 0, 100 में 1, दूसरे में 50 में 2, इस तरीके। तो इसके माने यही है कि ये धांधली हुआ है। एनीवे, मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में मैंने ये सिद्ध किया कि मैंने ये नहीं कहा कि 2009 में धांधली हुई फिर सुप्रीम कोर्ट डर जाएगा, तो क्योंकि उसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। मान लीजिए वो मैं बात सिद्ध कर दूंगा तो फिर उस चुनाव को कैंसिल करना पड़ेगा, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है चुनाव कैंसिल करने के लिए। तो मैंने ये कहा कि हो सकता है, और वही काफी है इस मशीन को में संशोधन करने के लिए। तो लंबी लड़ाई चढ़ी, इलेक्शन कमीशन ने डट के विरोध किया। अब फाइनली हम जीते। सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहने दो, इसका कोई संशोधन बताओ। तो मैंने दुनिया घूम करके फिर मैंने आकर कहा कि वैसे धांधली ना हो, नहीं होगा ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, पर न्यूनतम प्रोबेबिलिटी का होगी। यदि आप बटन दबाने के बाद सिर्फ रेड लाइट नहीं आएगी, एक टेलीविजन स्क्रीन होगी उस मशीन में, उसमें आपका किस सीरियल नंबर में वोट डाला, कैंडिडेट का नाम क्या है और उसका इलेक्शन सिंबल क्या है, ये आएगा। और एटीएम जैसा एक रिसीट भी आएगी, लेकिन वो रिसीट को बाहर नहीं ले जा सकते। एक तो गुंडे बदमाश बाहर होंगे, वो जो पैसा बांटने वाले लोग हैं वो तंग करेंगे। तो वो वोटर जो वेरीफाइबल रिसीट उसको कहते हैं, उस वोटर वेरीफाइबल पेपर रिसीट, ये जो है ये एक बक्सा में गिरेगा, आपको दिखाई पड़ेगा, और फिर वो बक्सा में गिरेगा और वो बक्सा को सील कर देंगे। इक्विवेलेंट ऑफ बैलेट, बट ओनली काउंटेड इफ डिस्प्यूट इज देयर। आज डिस्प्यूट है तो उसी मशीन को दोबारा चला दे। तो इसीलिए मैंने ये कहा है कि पहले तो आपकी वोट गिनती सही हो, इसके लिए आपको सोशल मीडिया का उपयोग करना है। कैसे? हर पोलिंग बूथ में सोशल मीडिया के जरिए आप एक कमेटी बनाइए 4-5 लोगों का, और उनका काम यह है कि उस बूथ में जो वोटर लिस्ट है उसको निकाल कर, क्योंकि ये जो है यंगस्टर्स जो आज सोशल मीडिया में आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े उनमें देशभक्ति है, जोश है,
कुछ करने चाहते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या मुझे कुछ काम दीजिए कुछ करने के लिए, देश का सेवा करने के लिए। तो मैं उनको अभी यही कह रहा हूं कि तुम अपने बूथ को आइडेंटिफाई करो और उसमें कमेटी 5 लोगों की कमेटी बनाओ और उस फिर इलेक्शन कमीशन में जाकर वोटर लिस्ट उस बूथ का निकाल के लाओ और फिर एक एक घर जाकर के देखो कि वो वोटर है, नकली है, असली है, मर गया है, ट्रांसफर हो गया है ये, और उसमें पेंसिल से जो काट के बीजेपी को दे दो, ताकि जब बीजेपी के बूथ वर्कर, क्यों बीजेपी को तो एक एक वर्कर के 10 काम होते हैं, ये भी एक काम है। मैं कहता हूं आपका एक ही काम होगा, उस बूथ उस दे दो ताकि वो जब बैठे हैं वो कोई संतराम आएगा अंदर, अब कहे तुम कहां से आ गए, वो तो मर गया 6 महीने पहले, क्योंकि आपके पास जानकारी है। तो ये एक सोशल मीडिया कर सकती है। दूसरा है कि जो मुझे बहुत मदद की सोशल मीडिया ने, मैं एक बात लिख दूं कि मुझे बीजेपी के एनडीए के काल में 1999 से 2004 में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और इनके जो 9 साल या 9.5 साल है उसमें कितना जनरेट हुआ, इसके आंकड़े निकाल सकते हो। तो हमारे लोग झट से यानी सोशल मीडिया से निकाला है। मुझे आश्चर्य होता है कि बीजेपी ने इसको क्यों प्रचार नहीं किया। 60 मिलियन जॉब्स जनरेट हुए बीजेपी के एनडीए के काल में और सिर्फ 3 मिलियन जनरेट हुए हैं कांग्रेस के काल में। और ये किसका आंकड़े हैं? पर्सपेक्टिव प्लान ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो मैं तो समझता हूं कि सोशल मीडिया का इफेक्ट होगा कि एक एक जगह के इश्यूज को आइडेंटिफाई करना, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है। अभी विजन डॉक्यूमेंट श्री नितिन गडकरी की कमेटी में बन रही है, तो उसको इनपुट चाहिए, क्या क्या चाहिए। अब हमें ऑयल से मुक्ति, यानी ये जो खनिज तेल आती है या अरब देशों से, उससे हमें मुक्ति मिलनी है, तो इसका विकल्प क्या है। तो ये सोशल मीडिया से मुझे जानकारी मिली है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं, जिसमें आप रात को जैसे आपका मोबाइल को बैटरी में लगा, चार्जर में लगा देते हो, उसको चार्जर में लगा दो और दूसरा दिन सुबह जब निकलोगे 300 किलोमीटर तक आप बिना चार्ज के गाड़ी को चला सकते हो। इट इज अ क्लीन वन ऑल्सो, उसमें एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं। सो फर्स्ट इज पोलिंग बूथ एनालिसिस, सेकेंड इफेक्ट इज इश्यूज में, क्योंकि लोग यही जानना चाहते हैं कि फर्क क्या करोगे। अभी ये रुपए का मामला जब आया कि क्यों इतना गिर रहा है, तो 1000 कारण दिए गए। मैंने सोशल मीडिया में कहा, क्योंकि दुनिया भर के लोग हमारे बैठे हैं, कि पता करो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाओ, ये इकोनॉमिस्ट के पास मत जाओ। मैं खुद इकोनॉमिस्ट हूँ, परंतु मैं जानता हूँ हम लोगों का सीमा क्या है, तो तक से बाहर निकलते नहीं है। मैं कहा इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाओ और पता करो कि ये रुपये क्यों इतना गिर रहा है। तो वो कारण ढूंढ कर लाए सोशल मीडिया, जो मुझे कहीं नहीं मिला था, और वो बात सही भी निकली। और मैंने गवर्नर रिजर्व बैंक को भी चिट्ठी लिखकर दिया, इसीलिए आज रुपए गिरने बंद हो गया। पता लगा कि दुबई में और सिंगापुर में 2 बड़े नेताओं के बेटा, एक बेटा और एक दामाद बैठे हैं। एक दुबई में वड्रा और दूसरा हांगकांग में कार्ति चिदम्बरम। ये दोनों शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है कि मैं आपसे $1 लूं 60 रुपये रेट में और कहूं कि मैं आपको 62 वापस कर दूंगा एक हफ्ते में। 60 में लिया 60 के रेट में और 62 में वापस कर दूंगा। और फिर आप बेट लोगे कि 65 में
दाम गिरे, डॉलर की रेट गिरेगी, रुपए की रेट गिरेगी, डॉलर की रेट। अब 65 के जगह में वो 60 से 55 चली जाएगी तो ये सब बर्बाद हो जाएंगे। और कैसे बर्बाद होंगे? जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं रिजर्व बैंक के पास लगभग 277 बिलियन डॉलर्स, उसमें से 20 बिलियन डॉलर निकाल के आप मार्केट में डाल दीजिए, रुपए का दाम 40 रुपए में पहुंच जाएगा। वो नहीं करे, इसके लिए इनको इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो कार्ति चिदम्बरम अपने बेटा बाप के जरिए और ये वड्रा अपने मदर इन लॉ के जरिए इन्होंने इंश्योर कर दिया कि कोई ओपन मार्केट ऑपरेशन रिजर्व बैंक ना करे। तो इसीलिए रुपए गिरते गई, क्योंकि मार्केट में भय आ जाएगा तो लोग फिर रुपए को फेंकने लगेंगे। तो शॉर्ट सेलिंग जिस दिन रुका, उस दिन के बाद रुपए के दाम थोड़ा कम हुआ। और उसके तो ये मुझे नहीं पता था, मैं शॉर्ट सेलिंग तो मैं जानता था, परंतु ये हो रहा है नहीं पता था। ये सिंगापुर से सोशल मीडिया के लोगों ने मुझे बताया, दुबई से बताया। तो तीसरी बात है कि हमें सोशल मीडिया को उपयोग करना चाहिए ये पता करने के लिए। थोड़े दिन में मुझे लगता है कि हमारे जो यंग लोग हैं वो ज्यूरिक में भी इतना हावी हो जाएंगे कि सारी बैंक अकाउंट मिल जाएगी, विदेशी बैंक अकाउंट, क्योंकि ज्यूरिक में एयरपोर्ट में जो भी बैठा है वो सब हिंदुस्तान के नेताओं को देख सकता है, आते जाने वहाँ अकाउंट करते हैं, सिंगापुर में भी। तो ये तीसरी बात, क्योंकि करप्शन एक बहुत पॉपुलर इश्यू है, इसीलिए सोशल मीडिया को उपयोग करना चाहिए ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि इस आने वाली 2014 के इलेक्शंस में कि नए वोटर्स इस बार 220 करोड़ होंगे, 20 करोड़ नए वोटर्स जो पहले कभी वोट नहीं किया, 80-90% एजुकेटेड और सोशल मीडिया से परिचित। ये देश के जो वोटर लिस्ट में 900 वोटर्स हैं, 900 मिलियन माने 90 करोड़ वोटर्स हैं, उसमें 20 करोड़ माने अबाउट 22-23% यंगस्टर्स जो पहले कभी नहीं वोट डाली। तो ये तो एक बहुत बड़ी बूस्ट होगी और वो आज राष्ट्रवाद से प्रभावित हैं। बीजेपी को वोट डालने के लिए जो मैंने देखा वो सब संकल्पित है, तो उनको अब मोटिवेट करना है। और तो आखिर में हमें सैद्धांतिक रूप से भी बताना होगा कि हमारी बीजेपी कांग्रेस से कैसा फर्क उसमें भिन्न है दूसरे पार्टी से आइडियोलॉजिकली। और इसमें मेरे अभी तक मैंने बीजेपी में ज़्यादा लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया हूँ, बट मेरी राय है कि आप बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए तो हिंदुत्व का अपील को उपयोग करना है, उसकी परिभाषा को सही प्रकार से उपयोग करना है। इसके लिए बहुत लोग अभी तैयार नहीं है। तो मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि लोगों को जाति प्रांत भावनाओं से ऊपर उठने के लिए आज की जो पाकिस्तान से जो बढ़ती हुई, पाकिस्तान के साथ तो हमारी युद्ध होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप कितना भी शांति शांति की मंत्रा दो, पाकिस्तान की जो आज नवाज शरीफ जीत कर आए हैं, ये तालिबान को नमस्कार करके ही आए हैं, सलाम भर के आए हैं। और वहाँ पाकिस्तान में 4 सरकार हैं, एक नवाज शरीफ का, एक ISI का, एक मिलिट्री का और एक मुल्ला का। और ये उसमें सबसे कमज़ोर है नवाज शरीफ का, क्योंकि उसने समझौता किया था इलेक्शन में कि हमारे लोगों को मत मारिए, हम आपके साथ हैं। और ये सारा जो अभी आक्रमण ये सारा शुरू हो गया, ये इसीलिए हो रहा है कि नवाज शरीफ को कोई पूछने वाला नहीं है।
और इसीलिए जब नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह की भेंट हुई तो देश के सबसे दुर्बल प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। दोनों एक ही बराबर हैं, तो नवाज शरीफ इंडिया में होंगे और वो पाकिस्तान में होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो और ये जो तालिबान है उसने ऑफिशियल पब्लिकेशन में कहा है कि हिंदुस्तान का इतिहास इस्लाम का अधूरा इतिहास है। इट इज एन अनफिनिश्ड चैप्टर ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री। और ये इसीलिए कहते हैं कि ईरान में जब ज़ोरोएस्ट्रियंस थे, जिनको हमारे देश में आज पारसी के नाम पर जाने जाते हैं, अग्नि पुजारी हैं, उनका राज था, चमकता हुआ राज था। इस्लाम का आक्रमण हुआ, कब्जा किया। 15 साल में उन्होंने ईरान को 100% मुसलमान बना दिया। इराक में, जिसका पुराना नाम था मेसोपोटामिया, बेबीलोन, उसको उन्होंने कब्जा करने के बाद 17 साल में 100% मुसलमान बनाई। इजिप्ट को 21 साल में, यूरोप को क्रिश्चियंस ने 50 साल में 100% क्रिश्चियन बनाई। हमारे देश में 800 साल मुसलमान की राज, 200 साल क्रिश्चियन की राज, और तब भी आप 80% हिंदू है। इसके माने कहीं ना कुछ एक्सप्लेनेशन बाकी है। एक्सप्लेनेशन तो यही है कि हमारे लोग लड़ते रहे, भले एक संगठित रूप से नहीं लड़े या कोई जो नियम से लड़ना चाहिए वो नहीं लड़े। हमारे तो कई ऐसे सभ्य नियम थे जो हमको तकलीफ दिया था, जैसे मोहम्मद गौरी के साथ एक लेखक है, उसने एक लिखा है, उसको कहीं मैं ढूंढ के आपको भेजता हूँ। उसने कहा कि हमारी जो 15 या 16 भाग जो हारे, तो लास्ट में उन्होंने 3 बजे रात को अटैक किया, क्योंकि उनको तब समझ में आई कि ये हिंदुस्तान में नियम है कि सूरज उदय होने के पहले युद्ध नहीं शुरू होगी और अस्त होने के बाद तंबू में वापस जाके सोना है। तो इसीलिए 3 बजे अटैक करो। तो ऐसे हो सकता है हमारी नियम, जो लड़ाई की नियम, हम और भी माफ भी करते हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान ने कितना बार माफ किया गौरी को। तो परंतु लड़ते तो रहे, और वीरता में दिखाने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी, जैसे राणा प्रताप, रानी झांसी, सुभाष चंद्र बोस। ये कोई जीतने वाले लोग जीते नहीं, लेकिन उन्होंने वीरता साहस दिखाई। हाँ, रणजीत सिंह तो जीते, शिवाजी जीते, विजयनगरम जीते। हाँ, तो मैं ये कहता हूं कि हमें तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के साथ एक फाइनल युद्ध करना पड़ेगा, और उसमें उस स्थिति में ये देश में एक राष्ट्र भक्ति की भावना उभरेगी, और उसका फायदा उठाने के लिए हम लोगों को, मैं नहीं कहता हूँ हिंदुत्व का परिभाषा मुसलमान को सामने केंद्र बना करके उसकी परिभाषा करनी चाहिए, पर हमारे में जो त्रुटियां हैं, इकट्ठे नहीं होते, 10 यानी 1 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ जितना भी था कुंभ मेला गए, एक से पूछो कि हिंदुओं के साथ संगठित होने के लिए या उनके साथ संगम करने के लिए या उनके साथ भजन करने के लिए गए या किसके लिए गए, तो एक यही कहेगा कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, मुझे कहा कि कुंभ मेला में जाऊंगा तो हो जाएगा, मेरा प्रमोशन रुका हुआ था वो विघ्न हट जाएगा। इस तरीके से एक पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड उसको बदल कर एक अंग्रेज में कहते हैं कॉर्पोरेट साइकोलॉजी, एक संगठित मंशा पैदा करने की आवश्यकता है देश को बचाने के लिए। तो ये एक अपील करने की विषय है, और मैंने सोशल मीडिया से देखा है इसका बहुत असर होता है। मैंने सिर्फ सोशल मीडिया में ट्वीट नहीं करता हूँ, मैं बार बार जगह जगहों में ट्विटर कॉन्फ्रेंस माने ट्वीपल कॉन्फ्रेंस
बुलाता हूँ, उनको पेट्रियाटिक पीपल्स कहते हैं। और मैं कहता हूँ एक पैसा नहीं दूंगा, तुम अपने आप आना होगा, अपने खर्चे पर आना होगा, ठहरने का भी व्यवस्था आपको करना होगा, और आगे कॉन्फ्रेंस में 10 रुपया भी देना होगा ताकि मैं हॉल की खर्चा मैं 500 बुलाऊंगा तो अब 2000 अप्लाई करेंगे। यह स्थिति मैंने देखा है। और सब जो हमारी शिक्षा में अधूरा बात है कि हम ठीक से अपने इतिहास को नहीं पढ़ाते, और दुनिया भर की गलतफहमी है, हम आर्यन है, द्रविड़न है, ये हमारी डीएनए एनालिसिस का प्रकार तो हम सब एक ही है, लेकिन देश में ये विभाजित करने की, इसको भी दूर करके हमें हिंदू वोट एक पैदा करनी चाहिए। जब मुस्लिम वोट पैदा हो सकती है और क्रिश्चियन वोट पैदा हो सकती है या यादवा वोट बन सकती है, तो ये हिंदू वोट के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। वो दीर्घकालीन के लिए आपके लिए समर्थन करेगी। और एक बार तो हमारी एक्सपेरिमेंट भी हुई है राम जन्मभूमि इश्यू पर, और लेकिन ऐसे बातों को लोगों को बता करके घृणा पैदा किए बिना किसी को टारगेट करें, एक हिंदू मंशा उत्पन्न करने के लिए हमें करनी चाहिए। ये पॉलिटिक्स में इसका बहुत फायदा होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।